हेलो गाइस, वेलकम टू वाइस आईएएस यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइटेड इंडिया। आप देख पा रहे हैं कि इंडिया बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ ऐसा होता, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती, हमको वीजा लेकर जाना पड़ता। मतलब दिल्ली से पटना जाने के लिए हमको 2-4 वीजा लेकर जाने पड़ते। मतलब देश के अंदर बहुत सारे देश बन सकते थे। तो देखेंगे हम कैसे बन सकते थे, क्यों बन सकते थे। बट आपको ये एक फील दिलाने के लिए कि बिना इनके इंडिया कुछ ऐसा होता, मतलब इनका योगदान बहुत ही अलग लेवल का है। ठीक है, देखते हैं। और उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में। एक सक्सेसफुल लॉयर थे। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पार्ट लिया था। प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड, बारडोली सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में ये जो है प्रेसिडेंट थे। देखो प्रीलिम्स में कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत सारे एग्जाम में सेशंस ऑफ कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आप आज इस वीडियो से ये फैक्ट तो आप याद कर ही लो कि 1931 के कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे। सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। 15 अगस्त 1947 सरदार पटेल took oath as the first deputy prime minister as well as the first home minister of independent India। एक फैक्ट आपको यहाँ ये भी मिल रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का चार्ज इन्हीं के अंडर था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत प्रीलिम्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप मतलब कराची से तो आप याद कर ही लोगे। 1931 में अगर कोई मुझको और कोई दिख गया तो मैं उसको फटाक से हटा दूंगा कि मुझे पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वी प्रोवाइड यू विद फ्री यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट एंड वीडियोस। वी हैव वीडियोस फॉर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटीज and daily Hindu editorial videos, which is excellent initiative by Vice sir. So you need to watch daily editorial videos. Okay, we have economics, polity, and foundation is a must for every UPSC aspirant. If you haven't watched, you are ignoring a very fundamental thing. So you need to watch foundation also. But for making these videos, we are putting a lot of efforts, a lot of hard work. So you need to show your support by subscribing us and hit bell icon. Okay, so that's why if we will grow, you will grow. And ultimately you will pass prelims if you follow us religiously. If you watch our daily free editorial videos, do what we have instructed you on foundation, so you will clear prelims. And you should know that prelims is the most toughest part. Remember this line, prelims is the most toughest part. We will come to it later. Okay, अब आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हो रहा था। इंडिपेंडेंस के टाइम कि ब्रिटिशर्स ने 11 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। मतलब उस एक्ट से हमको इंडिपेंडेंस मिल रही थी। ठीक है, अब उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या हुआ कि भारत का एक बड़ा हिस्सा तो ब्रिटिश के अंडर था। 17 प्रोविंसेस ब्रिटिश के अंडर थे और ब्रिटिश इंडियन एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि 17 इंडियन प्रोविंस तो आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर ही होंगे, इंडिया के कंट्रोल में ही होंगे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि 1/3 तो चलो ठीक है हमारे अंडर है, लेकिन 2/3 प्रिंसली स्टेट्स थे। राजा रजवाड़े 560 से भी ज्यादा राजा रजवाड़े थे हमारे भारत में। और चैलेंज यह है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इन प्रिंसली स्टेट्स को दे दिया ऑप्शन, you join Pakistan, you join India और remain independent। अब ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। This could threaten the very existence of a united India। और तो और हमने जो इंडिया सोचा था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, that we will make India democratic, universal adult suffrage। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जो कि 560 से भी ज्यादा थे, इनकी गवर्नमेंट्स अनडेमोक्रेटिकली रन करती थी और रूलर्स वर नॉट विलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पीपल। सो दैट वाज द मोर बिग प्रॉब्लम। अब ये चैलेंज को जानने के बाद अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उतरे गेम में। इनके साथ 2 और लोग थे, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन। तो
तो आपको तीनों पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन, इन तीनों ने रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अप्रोच क्या। सक्सेसफुल लॉयर वो थे ही, एक अच्छे वक्ता वो थे ही, ओरेटर वो थे ही, उनकी स्पीकिंग स्किल गजब की थी, डिप्लोमेसी बहुत गजब की, नेगोशिएशन बहुत गजब का। तो उनका अप्रोच देखो, एक तो पहले हमको ये पता है कि जो लोग हैं उन प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें तो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना ही है, क्योंकि वो तो रूलर से परेशान हो गए थे। वो इंडिपेंडेंस की फाइट इसीलिए ही तो लड़े थे क्योंकि वो रूलर्स से परेशान थे। तो पीपल ऑफ दिस कंट्री दे क्लियरली वांटेड टू पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। मतलब क्या कि हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हमको आपके डिफेंस एंड कम्युनिकेशन पे कंट्रोल दे दो, आर्मी वार्मी हम वहां लगा सके, तो इतना हम ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे। क्योंकि पार्टीशन भी था, तो पार्टीशन की वजह से इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन ये सुप्रीम इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट था। इसीलिए देयर वाज नॉट एनी स्पेसिफिक अप्रोच, ही वाज रेडी टू यूज एनीथिंग, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, इन स्टेट्स को इंडिया में जोड़ो, सिंपल सी बात है। इसके लिए उन्होंने यूज करी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब प्राइवी पर्स, लालच दो। प्राइवी पर्स क्या था कि इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को हम रॉयल्टी देते, कुछ पैसा देते थे, जो कि 1980s में अबॉलिश कर दिया गया था। आई थिंक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिल गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये प्राइवी पर्स अबॉलिश कर दिया गया था। तो प्राइवी पर्स था रॉयल्टी, लालच, और स्टिक क्या था, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, थ्रेट। सीधा बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स को कि देखो लोग इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं, विद्रोह करा देंगे, आ जाओ। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करके ये डॉक्यूमेंट साइन करा लेते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि इस पे साइन कर दिया, दैट मीन्स यू हैव एक्सीडेड टू इंडिया। तो जब इस अप्रोच और टूल्स को साथ लेके ये तीनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन, इन्होंने काम शुरू किया, तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स तो ज्वाइन इन्होंने करा लिए, जैसे कि बीकानेर, बड़ौदा, राजस्थान से ये कुछ पहले स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन यूनियन ज्वाइन किया था। बट जब ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट होने का या पाकिस्तान में ज्वाइन करने का, तो हमको जिससे फायदा होगा हम तो वो करेंगे। तो कुछ अलग स्टेट्स भी थे जिन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। जैसे कि शुरुआती 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो थे भोपाल, त्रावणकोर, जोधपुर। तो सबसे पहले त्रावणकोर ने कहा कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। त्रावणकोर के दीवान थे सीपी रामास्वामी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनकी यूके गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट टाइज थी, क्योंकि त्रावणकोर देखो यहाँ है ना नीचे, ये कोस्टल एरिया, यहाँ पर मोनाजाइट मिनरल मिलता है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि मोनाजाइट इज फाउंड ऑन ऑल कोस्टल रीजन, एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था मोनाजाइट के रिलेटेड। तो यूके गवर्नमेंट की सीक्रेट टाइज थी, मतलब इंडिपेंडेंट रह लो, जिससे हमको मोनाजाइट का एक्सेस मिल जाएगा, और क्योंकि वहाँ आर्म्स रेस चल रही थी, न्यूक्लियर रेस, तो मोनाजाइट उनके काम खाता है। ऐसा बोलते हैं कि सीक्रेट टाइज थी उनकी यूके गवर्नमेंट के साथ। फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपना माइंड बदल दिया, क्योंकि केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने उन पे एसेसिनेशन का अटेम्प्ट किया, जिससे उनका माइंड बदल गया और वो 30 जुलाई 1947 में इंडिया में एक्सीड हो गए, इंडिया को ज्वाइन कर लिया। भोपाल में हमीदुल्लाह खान नवाब थे, ही वाज रूलिंग ओवर हिंदू पॉपुलेशन। उन्होंने भी कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने माउंटबेटन को लेटर लिख दिया कि रिगार्डिंग हिज इंडिपेंडेंस, कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है। अब देखो भोपाल की यहाँ लोकेशन देखो, कहाँ है ये बीच में, यहाँ पर रह कर ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं महाराज, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। तो माउंटबेटन ने कह दिया कि तुम डोमिनियन के सेंटर में हो, इंडिया के सेंटर में हो, तुम इंडिपेंडेंट रह कैसे सकते हो। तो उन्होंने लेटर में लिख दिया कि नो रूलर कुड रन अवे फ्रॉम डोमिनियन क्लोजेस्ट टू हिम। और इस टाइम तक बहुत सारे रूलर्स क्योंकि ज्वाइन कर रहे थे, तो इन्होंने भी जुलाई 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। फिर बात आती है जोधपुर की। जोधपुर में हिंदू नवाब थे हनवंत सिंह, हिंदू पॉपुलेशन थी। अब फिर भी ये पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जिन्ना ने कह दिया कि ये लो भाई ब्लैंक सीट, लिख लो इस पर जो लिखना है, अपनी डिमांड्स लिख दो, पाकिस्तान विल फुल्ली एक्सेप्ट इट।
हनुमंत सिंह। तो अब क्योंकि जोधपुर बॉर्डर स्टेट है तो इससे पटेल जो है तुरंत एक्शन में है। वो हनुमंत सिंह के पास है, उन्होंने बोला बातचीत करते हैं, हम भी आपको बेनिफिट्स देते हैं, हम भी आपको काठियावाड़ से कनेक्शन देते हैं रेल के थ्रू, आप आर्म्स इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब बेनिफिट्स दे देगा उनको किसी भी तरह। उनको भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया 11 अगस्त 1947 को, ठीक है, उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। अब ये तीनों स्टेट्स देखो आप आज़ादी से पहले इंडिया में ज्वाइन हो चुके थे, थोड़ी सी अनबन कर रहे थे बट हाँ ज्वाइन करा लिया। अब बड़ी बात कहाँ फंसी, 3 स्टेट्स और थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ये तीनों स्टेट्स आज़ादी के बाद टेरिटरी में इनकलकेट हुए। तो पहली बात कर लेते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ कह रहा है, अब जूनागढ़ का जो नवाब, जूनागढ़ बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जूनागढ़ का जो नवाब है ना वो तो बिल्कुल ही मतलब जो मैंने कहा ना अनडेमोक्रेटिक, ये अलग ही है। ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान भी नहीं दे रहे। ये आदमी डॉग्स का शौक पालता है और डांस का शौक पालता है, ठीक है, ये नाचता रहता है, डॉग्स की शादी पर छुट्टी अनाउंस करता है स्टेट में। तो जूनागढ़ का अलग ही केस है, इंटरेस्टिंग केस है। जूनागढ़ का जो नवाब है वो है मोहम्मद महाबत खान जी। ही वॉज रूलिंग ओवर हिंदू पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब बात समझो, क्योंकि आजादी के बाद का ये केस है और पार्टीशन हो चुका है और रेड क्लिफ लाइन खिंच चुकी है। रेड क्लिफ लाइन ये रेड क्लिफ लाइन है ना, रेड क्लिफ अवार्ड मिला था हमको 14 अगस्त को, याद है आपको? रेड क्लिफ अवार्ड मिला था हमको 14 अगस्त को, तो रेड क्लिफ लाइन भी खिंच चुकी। तो ये रेड क्लिफ लाइन के आसपास ना बहुत ज्यादा वायलेंस की एक्टिविटीज हो रही थी, कम्युनल टेंशंस थी। इंडिया ने कहा ना, वी विल नॉट एक्सेप्ट। और कैसे ये पाकिस्तान में ज्वाइन होते? देखो पाकिस्तान यहाँ है, ये बीच में पूरा ओशियन है, यहाँ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ही नहीं है और इन्हें पाकिस्तान में ज्वाइन होना है। तो इंडिया ने कहा नो, वी विल नॉट अलाउ दिस। ओके, इंडिया कट ऑफ फ्यूल एंड कोल सप्लाईज, फ्रंटियर पे ट्रूप्स भेज दिए। नवाब की जो आर्मी होगी वो ट्रूप से लड़ी, इंडियन ट्रूप से हार गई। नवाब जो है जहाज में बैठे, स्टेट की ट्रेजरी ली और भाग गए पाकिस्तान। उसके बाद सर शाह नवाज भुट्टो, वो दीवान थे जूनागढ़ स्टेट के, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आओ प्लेबिसाइड कराते हैं। प्लेबिसाइड डेफिनेटली हमारे ही फेवर में जानी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, आई टोल्ड यू ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन। ओके, तो फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड हुई। इस तरीके से जूनागढ़ हमारे कंट्रोल में आ गया, इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। ये महाराजा मोहम्मद महबत खान जी और ये सर शाहनवाज भुट्टो। तो अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के जो नवाब थे वो थे निजाम मिर उस्मान अली। हैदराबाद स्टेट देख लो मैप में, कितना बड़ा पार्ट है इंडिया का, और ये कह रहे थे हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ही बैलेंटली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। पटेल गए, पटेल ने कन्विंस किया, रिक्वेस्ट करी, थोड़ी बहुत धमकियां दी, लेकिन इनके दिमाग बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन इंडिया। फिर हमको पता है कि इनके रजाकार जो हैं आर्म्ड फेनेटिक्स, ये टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदू पॉपुलेशन। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ऑपरेशन पोलो की आर्मी भेज दी हैदराबाद में 13 सितंबर 1948। फरवरी में जूनागढ़, सितंबर में हैदराबाद, ठीक है। तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ। तो आप देख रहे हो, जूनागढ़ प्लेबिसाइट, हैदराबाद आर्मी। इसलिए तो मैंने बोला साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, मैटर नहीं करता कि हम डेमोक्रेटिक वे से इंडियन यूनियन में सीट कराएं कि अनडेमोक्रेटिक। देयर इज नो मैटर। ओके, यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ होता नहीं है, सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ होता नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ होता नहीं है। वॉज यूजिंग साम दाम दंड भेद। ओके, जूनागढ़ उन्होंने प्लेबिसाइट, हैदराबाद उन्होंने आर्मी भेज दी। तो अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा थे, वो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। देखो, ज्यादातर स्टेट्स की डिमांड यही थी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ स्टेट्स ही होंगे जैसे जूनागढ़, वो ही पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, उनका नवाब का ही दिमाग खराब, तो क्या कर सकते। तो हरि सिंह ने कहा कि वी वांट टू इंडिपेंडेंट, वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया इंडियन पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट ब्रोक कर दिया। सोल्जर्स भेज दिए और ट्राइब्समैन भेज दिए नॉर्थ से, यहाँ से
ये ट्राइब्समैन और शोल्डर्स भेज दिए। मतलब इन ट्राइब्समैन ने इतनी मारकाट करी है, इतनी वायलेंस करी है, स्कूल के टीचर्स को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती रेप कर रहे थे। ये ट्राइब्समैन ने बहुत गंदा किया। ठीक है, तो इन ट्राइब्समैन ने नॉर्थ में भेज दिया। फिर महाराजा ने हेल्प इंडिया से मांगी। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को भेजा कि इंडिया से हेल्प की मांग करो। फिर सरदार के इंडिया से हेल्प की मांग करो। सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने कहा देंगे बिल्कुल हेल्प देंगे, लेकिन पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन करो। तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन किया, इंडिया के जहाज पहुंचे, इंडिया की आर्मी पहुंची जम्मू कश्मीर पे। यहाँ से पाकिस्तान के शोल्डर्स, यहाँ से इंडिया के शोल्डर्स, दोनों में तगड़ी फाइट हुई और इंडियन शोल्डर्स ने यहाँ तक का एरिया अपने हाथ में कर लिया और वहां तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया अपने हाथ में कर लिया और वहां तक का एरिया पाकिस्तान के पास। उसको बोलते हैं पीओ के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब कश्मीर के आगे और भी डिटेल्स हैं। आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 367 है। दिस आइडियली यू शुड कवर फ्रॉम लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक और यू कैन कवर फ्रॉम वाइसर्स डेली एडिटोरियल वीडियोस। आई थिंक इट इज ऑफ you can go and search Vice IAS on YouTube and go on Hindu editorial daily of August 1st. In this editorial, Vice sirs has explained magnificently the details of Article 370, Article 367 and whole polity after this incident. अब क्योंकि कश्मीर एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट था और उसको इंडियन यूनियन पार्ट बनाना इतना टफ टास्क था, और टफ टास्क से मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको बोला था कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। तो उस टफ पार्ट को आपको क्लियर करना होगा। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस लिखोगे ना। तो उस टफ पार्ट को क्लियर करने के लिए वाइस आईएएस इज देयर फॉर यू। वी हैव 2024 टेस्ट सीरीज। ओके, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च वाइस वर्सेस यूपीएससी। You will find that we have a 40+ question in 2023 itself. People are saying this is the most toughest prelims ever and we have 40+ question. You getting 40+ question means 80 marks. You will clear the cutoff. You will pass prelims. So 2024 की टेस्ट सीरीज भी खुली है। ऑफर्स हैं, ऑफर्स अभी चल रहे हैं, बाद में खत्म हो सकते हैं, इसीलिए आप ऑफर का फायदा उठाइए और जाके एनरोल करिए। ऑल्सो फॉर गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7200681675। इंस्टाग्राम वी हैव, यूट्यूब, तीनों प्लेटफॉर्म्स हमको फॉलो कर दिए। तो ये थी वीडियो अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाउ ही यूनाइटेड इंडिया। मैंने इसके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और ऐसे ही नोट्स आपको बनाने चाहिए। आपको डिटेल्ड थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स, डिटेल्ड थ्योरी पढ़ के उसको समझ के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल माइंड मैप फॉर्म में आपको बताया, जिससे आप एक बार देख लोगे ना, आपको पूरी स्टोरी दोबारा से याद आ जाएगी। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर 1950, ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। और आप देखिए केवल 3 सालों में, 1947 में उन्होंने शुरू किया और 1950, विद इन 3 years ही कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ दिस मैन। इसीलिए इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमने इनकी वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इज स्टिल स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन in the next video. Subscribe to Vice IAS channel.